गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 23 मई 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से आज आपके लिए कुछ टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? साइबर थ्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में यहाँ पे पास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी में, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे आज दिए भी हुए हैं, आप उसको अटेम्प्ट भी कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है यूपीएससी वाले, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। फिपिक समिट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है। ये नया समिट है बेसिकली, जिसका इंडिया एक पार्ट है। कुछ साल पहले इसको बनाया गया था। इंडो पैसिफिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। टेरिटोरियल आर्मी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेटली यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि जो मणिपुर के अंदर प्रोटेस्ट हुए थे, क्राइसिस हो रहा है, वहां पे टेरिटोरियल आर्मी का कुछ इंपॉर्टेंट रोल आया है। उसके अलावा एक टेक्स्ट सेक्शन में ये बताया गया है कि जो एल्डरली जो पीपल होते हैं, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं भैया, वो जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी लाइफ में बेटियों का और डॉटर्स का, सन्स एंड डॉटर्स, उनका क्या रोल होता है, सन्स की प्रेफरेंस क्यों होती है एज कंपेयर टू डॉटर्स। और ये जो स्टडी की गई है बेसिकली हरियाणा में की गई है। और क्योंकि हरियाणा एक ऐसी सोसाइटी है जो पेट्रियार्कल सोसाइटी मानी जाती है एक तरह से, तो उसके बेसिस पे स्टडी को किया गया है। थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको देखेंगे। ऑल ओवर इंडिया भी इसको हम लोग कहीं ना कहीं अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हैं। अंटार्कटिका का बर्फ जो है मेल्ट हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। काफी सारे एडिशनल आर्टिकल भी आज यहाँ पे दिए हुए हैं, जिनमें से कुछ एडिशनल आर्टिकल को शायद हम लोग आने वाली क्लासेस में अंदर इंक्लूड करेंगे। लेकिन फ्रंट पेज पे क्या हो रहा है एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। डू नॉट रश टू स्वैप 2000 नोट्स, ऐसे आरबीआई के हमारे शक्तिकांत दास जी ने कहा है कि भाई देखिए, वैसे हम लोगों ने सितंबर का टाइम दिया हुआ है, सितंबर 30 जो है डेडलाइन है। उससे पहले जाके आप अपने नोट्स को आराम से स्वैप करवा सकते हो, अगर आपके पास दो हजार के नोट्स हैं। वैसे तो आजकल काफी कम ही मिलते हैं 2000 के नोट्स, लेकिन डेडलाइन दे दी गई है। इस डेडलाइन के बाद क्या 2000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, इसके बारे में अभी तक कोई सवाल जवाब नहीं हुआ है। सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। हाँ, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि भाई आपने डेट क्यों दिया है। तो इन्होंने कहा है कि डेट हम लोगों ने इसलिए दिया है ताकि लोग सीरियस हो जाएं, उनको थोड़ा सा पुश करने के लिए। अदरवाइज तो ये प्रोसेस हमेशा लंबी होती रहती, अनलिमिटेड प्रोसेस हो जाती है ना। लोग कभी भी कराएं कभी भी ना कराएं, तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने डेडलाइन वैसे दिया हुआ है यहाँ पे। लेकिन आप इसको ज्यादा टेंशन मत लें और अपने बैंकों के अंदर भागें मत। आराम से आपके पास समय है, उसको आप आराम से जाके करवा सकते हो। 4 महीने का समय काफी होता है करवाने के लिए। हम नहीं चाहते कि पहले जो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे हुआ था वो हालत अभी भी हो। तो ये तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे छोटी सी बात यहाँ पे कही है। नो नीड टू पैनिक एंड ऑल दैट, वो इन्होंने यहाँ पे कहा है। लेकिन उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल भी फाइल की गई है, और इस पीआईएल में ये कहा गया है कि भाई साहब ये जो दो दो हजार के नोट हैं, अब देखिए आम आदमी के पास तो कितने नोट होंगे, एक होगा, दो होगा, तीन नोट होंगे, या चलो 10 नोट हो सकते हैं आम आदमी के पास, दो दो हजार के नोट। लेकिन जो हमारी टोटल इकोनॉमी का इस समय 9 to 10% के आसपास दो दो हजार के नोट्स में है। अभी आम आदमी के पास तो नहीं है, ऐसा उस पीआईएल के अंदर कहा गया। इन्होंने कहा कि ये जो दो दो हजार के बड़े नोट्स हैं, ज्यादा, किसी के पास 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, दो दो हजार के रुपए में जो है, वो या तो माफिया के पास है, यस, या फिर ब्लैक मनी है, वो भी हो सकती है, या फिर जो दूसरे लोग जो इलीगल काम करते हैं। तो आरबीआई ने ये कहा है कि जब 2000 के नोट आप बैंक में जमा करवाने जाओगे तो आपसे कोई भी आईडी कार्ड नहीं मांगा जाएगा, है ना। लेकिन पीआईएल में ये कहा गया कि गलत बात है। लोगों से उनका आईडी कार्ड मांगना चाहिए जब वो 2000 का नोट वहां पे जाके जमा करवाएंगे तो, क्योंकि यू नेवर नो कि भाई कोई ब्लैक मनी भी उसके अंदर हो सकती है। तो उसके अंदर तो खैर अभी सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा नहीं कहेगा, वो एक अलग मामला रहेगा। तब इसको जाके हम लोग देखेंगे। दे लीजिए, प्राइम मिनिस्टर एक्सटोल्स वैल्यू ऑफ द पैसिफिक आइलैंड नेशंस एज अ थर्ड फिपिक समिट। फिपिक समिट की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इंडिया फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा पूरा मैप। वो 14 कंट्रीज हैं जो इसका मेंबर हैं। इसकी एक्चुअली इंडिया की ही शुरुआत इससे हुई थी, 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जब इंडिया ने इसकी शुरुआत की फिजी के अंदर, फिर बाद में 2015 के अंदर इसका सबमिट हुआ, इंडिया में ही हुआ था, जयपुर के अंदर। और ये जो है अभी इसका थर्ड सबमिट है जो अभी हो रहा है, जिसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। कंट्रीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये देखिए, ये आइलैंड कंट्री आपको नजर आ रही होंगी। ये पहले भी हम लोगों ने सोलोमन आइलैंड के बारे में अच्छी खासी डिस्कशन किया था, क्योंकि चाइना ने सोलोमन आइलैंड के साथ कुछ सीक्रेट ट्रीटी किया हुआ है। तो ये बेसिकली है तो ये छोटे छोटे आइलैंड, लेकिन इनका जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज्यादा है। जब हम लोग बात करते हैं अमेरिका और चाइना की राइवलरी की बात करते हैं, तो उसके बीच में इंडो पैसिफिक ही आता है। तो इधर से आपको आ गया ऑस्ट्रेलिया, इधर से आ गया आपको अमेरिका। और इंडो पैसिफिक में चाइना चाहता है पैसिफिक ओशन में अपनी एक्सेस करना। उस एक्सेस के लिए चाइना क्या कर रहा है, इन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इनके साथ सीक्रेट ट्रीटीज कर रहा है।
इंडिया भी चाहता है कि हम भी यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जो है वो इंडिया के अलाइज हैं, हम चाहते हैं। तो कुछ कंट्रीज के साथ जो है इंडिया ने कुछ साल पहले अपना अग्रीमेंट किया था, जिसे हम लोग फीपिक कहते हैं। तो पपुआ न्यू गिनिया, फिजी, ठीक है, आपको मैं लिस्ट पूरा दे देता हूँ, ये देखिए कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर में आती हैं। कुक आइलैंड, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नोजिया, नोरू, न्यू समोआ, सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड के ने चाइना के साथ भी किया हुआ है और इंडिया के साथ भी किया हुआ है। पलाऊ, पपुआ न्यू गिनिया, आपको पता ही है इनके बारे में। टोंगा, तुवलू और वनुआतू, ये कंट्री हैं 14। इंडिया ने 2014 में इनके साथ अग्रीमेंट किया था। कई सारे मुद्दों पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वगैरह, वो सब हम लोग यहाँ पे बातचीत करते हैं। बेसिकली इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका ही एक पार्ट है। अभी फिर से हम लोगों ने मीटिंग किया, और उस मीटिंग में बेसिकली कुल मिला के मुद्दा यही निकल के आया है कि इंडिया को एक ऐसा फ्रेंडली कंट्री के तौर पे देखा जाता है, जो कि ग्लोबल साउथ या फिर ऐसी जो पैसिफिक ओशन कंट्रीज हैं, जो दूसरी आइलैंड कंट्रीज हैं, उनके कंसर्न को बड़े फोरम में रख सकते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, G7 हो गया। G7 जो इस समय हिरोशिमा के अंदर हो रही है मीटिंग, वहां पे भी मोदी जी ने इन आइलैंड की कंट्रीज के बारे में बात किया। तो बेसिकली इंडिया को अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जा रहा है। हाँ, हालांकि देखिए, हम लोग ये नहीं कहेंगे कि भैया इंडिया की वहां पे कोई इतनी ज्यादा वो चीज हो गई है कि हाँ हम लोग सब कुछ उनको डिफाइन करने लगेंगे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ एंगेजमेंट हमने फाइनली यहाँ पे शुरू कर दिया है। और एक स्पेशल सेरेमनी वहां पे की गई थी। तो गवर्नर जनरल सर बॉब डेडी कन्फर्ड, इन्होंने क्या किया है, पपुआ न्यू गिनिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जिसे कहा जाता है ऑर्डर ऑफ लोगू, GCL, ये प्रीलिम्स में तक इन्फॉर्मेशन पूछ लेता है, वो मोदी जी को दिया है। तो अपनी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो एक रिस्पेक्ट के तौर पे ये चीजें दी जाती हैं, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिया है। तो बस ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो मोदी जी वहाँ पे यात्रा कर रहे हैं भैया, ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। पपुआ न्यू गिनिया भी जाएंगे, फिजी भी जाएंगे, तो वहाँ पे घूम फिर के वो इंडिया की कंसर्न्स को रख रहे हैं। तो ये तो थोड़ी सी बात हो गई इसके बारे में। चलिए जी, और देखिए, जब इंडिया वहाँ पे गया है, तो पपुआ न्यू गिनिया के साथ अमेरिका ने भी साइन कर दिया, एक ट्रीटी कर ली। तो कहा जाता है कि पपुआ न्यू गिनिया के साथ बेसिकली जो ट्रीटी यहाँ पे की है, ये मोदी जी ने ही ब्रोकरेज किया है। अभी उसका कोई ऐसा नहीं है, पर कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अभी सोलोमन आइलैंड के साथ चाइना ने किया, पपुआ न्यू गिनिया के साथ अमेरिका ने किया, अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं। तो इंडिया भी डेफिनेटली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेरिटोरियल आर्मी स्टेप्स इन टेक कंट्रोल ऑफ द फ्यूल एंड द एलपीजी सप्लाईज इन द मणिपुर। मणिपुर में आपको पता है मेथी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो काफी सिचुएशन खराब है, कई लोगों की अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे डेथ भी हो गई है। तो लॉ एंड ऑर्डर कभी कभी खराब हो गया है मणिपुर के अंदर, तो टेरिटोरियल आर्मी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, पेट्रोल पंप वगैरह को वो जो है इस समय मैनेज कर रहे हैं, वाटर सप्लाई वगैरह को भी मैनेज कर रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी। तो टेरिटोरियल आर्मी बेसिकली हमारी जो नॉर्मल आर्मी होती है उससे अलग होती है। हाँ, होती उसी का पार्ट है, लेकिन उस तरह से एक्टिव नहीं होती है। टेरिटोरियल आर्मी बेसिकली हमारी जो नॉर्मल आर्मी होती है उसको सपोर्ट करने के लिए होती है। टेरिटोरियल आर्मी देखिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है, टेरिटोरियल आर्मी इज अ पार्ट ऑफ द रेगुलर आर्मी एंड इट्स प्रेजेंट रोल इज टू रिलीव एंड द रेगुलर आर्मी फ्रॉम द स्टैटिक ड्यूटीज एंड असिस्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो पेट्रोल पंप को मैनेज किया जा रहा है बेसिकली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ही है। तो यहाँ पे हमारी जो रेगुलर आर्मी होती है उस वो ना आए, तो इसलिए टेरिटोरियल आर्मी उनकी जो हेल्प करती है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज या मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। तो ये एसेंशियल सर्विसेज की ही मेंटेनेंस हो रही है, वेयर लाइफ ऑफ द कम्युनिटीज इज अफेक्टेड और द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटेंड एंड टू प्रोवाइड यूनिट्स फॉर द रेगुलर आर्मी एंड एज व्हेन रिक्वायर्ड। तो कई वॉर वगैरह की सिचुएशन हो गई, तब ये जाके वहां पे हेल्प कर सकते हैं। तो टेरिटोरियल आर्मी बेसिकली एक वॉलंटरी आर्मी होती है, जहाँ पे 18 साल से 42 के लोग जो है बीच में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर भर्ती निकलती है, फॉर्म भरा जाता है, 2 एग्जाम होते हैं। आप भी वो एग्जाम दे सकते हो, इस समय वैकेंसी निकली हुई है, तो जून तक आप उसका फॉर्म भर सकते हो टेरिटोरियल आर्मी का। इसका जो मोटो होता है आप वहां पे देख ही सकते हो, ठीक है। देखिए, सावधानी व शूरता, विजिलेंस एंड वेलोर, इस तरह के मोटो आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। बेसिकली टेरिटोरियल आर्मी की शुरुआत ब्रिटिश टाइम के अंदर हुई थी, 1920 के अंदर। फिर बाद में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हम लोगों ने भी टेरिटोरियल आर्मी एक्ट पास किया 1948 में। और इट एम्स टू कमेंसरेट द रेजिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल सी रामा राजगोपालाचारी जी ने 1949 में जो है इसको रेज किया था। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए टेरिटोरियल आर्मी के बारे में। चलिए जी, नेक्स्ट कहता है कि डू सन्स कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स एल्डरली केयर। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं भाई, उनकी कौन हेल्प करता है?
उनकी डॉटर्स उनकी हेल्प करती हैं, उनका सन्स उनकी हेल्प करते हैं। बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर ये बातचीत किया गया है। अब देखो हेल्प तो दोनों ही करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन दोनों की हेल्प करने का तरीका अलग-अलग होता है एज़ पर दिस आर्टिकल। तो यहाँ पे कई तरह की हेल्प हो सकती है। एक तो हेल्प मॉनेटरी हेल्प हो सकती है, एक हेल्प जो है सोशल और इमोशनल हेल्प हो सकती है। अब देखिए वैसे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आप समझ गए होंगे। मोस्टली जो फैमिलीज़ हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया या कुछ मेन जो सोसाइटीज़ हैं, साउथ इंडिया की जो मेन सोसाइटीज़ रहती हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ में क्योंकि मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ भी होती हैं, तो वहाँ पे डॉटर जो है वो ज़्यादा रोल प्ले करती हैं एज़ कम्पेयर टू सन। लेकिन जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है यूजुअली वहाँ पे सन जो है वो इकोनॉमिकली ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, सोशली और इमोशनली डॉटर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ये इस आर्टिकल ने सर्वे किया और उन्होंने एक्चुअली यही पाया। तो क्या कहता है आर्टिकल, वो थोड़ा-सा हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल का बेसिकली जो पूरी स्टडी है वो कहाँ की गई, वो मैंने आपको बता ही दिया, वो हरियाणा में किया गया। और हरियाणा को क्यों चूज़ किया गया, इसके पीछे भी रीज़न है। हरियाणा को चूज़ करने का रीज़न ये है कि ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा खराब है। जहाँ पे सन्स की प्रेफ़रेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हरियाणा को यहाँ पे चूज़ किया गया है। हाँ, लेकिन ओल्ड एज की समस्या इंडिया में आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ने वाली है। देखिए, बाय 2050 इंडियाज़ एल्डरली पॉपुलेशन वुड टच 319 मिलियन, मतलब लगभग 32 करोड़ बुजुर्ग, बुजुर्ग मतलब 60 प्लस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इंडिया में हो जाएँगे। ठीक है जी? अभी जो पॉपुलेशन है बुजुर्गों की वो है 8.6% 2011 के सेंसस के हिसाब से, और 2050 तक हो जाएगी 20%। तो इनकी वेलफेयर की जब हम लोग बात करते हैं, इनके जब बुढ़ापे में सर्वाइवल की बात करते हैं, इनकी हेल्प की बात करते हैं, तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर और पेंशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट? अब क्योंकि हमारे देश में क्या है, मेजॉरिटी जो बुजुर्ग हैं, वो किसी भी पेंशन सर्विसेज वगैरह से या सोशल वेलफेयर से कवर नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ देम। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? तो अपने वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनकी टेक केयर करने का बर्डन किसके ऊपर आ जाता है? बच्चों के ऊपर आ जाता है। क्योंकि सरकार की तरफ से उनको कोई खास हेल्प नहीं, पेंशन सुविधाएँ जो हैं उनको नहीं दी जा रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। तो ये कहता है कि ये जो चीज़ें हैं, इसकी वजह से जो प्रेफ़रेंस है सन के लिए, पुत्र के लिए जो प्रेफ़रेंस है वो बढ़ जाती है, हमारे सोसाइटी में। और क्योंकि पुत्र के लिए प्रेफ़रेंस बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे इल्लीगल सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन भी होते हैं। पेट में ही फीटस फैंटिसाइड वगैरह और या उस बच्चे को मार दिया जाता है। तो उसकी वजह से जो पूरा सेक्स रेशियो है वो भी खराब होता है। तो उन्होंने बेसिकली इसके बारे में बात किया है। तो यहाँ पे इस स्टडी के अंदर ना 2-3 चीज़ें की बात कही गई है। तो एक तो जो ऑलरेडी हमारे पास एक्जिस्टिंग रिसर्च हैं, उनको रिव्यू किया गया है, और दूसरा हरियाणा को लेके उन्होंने यहाँ पे एक स्टडी की है जी, क्योंकि हरियाणा के अंदर सन की प्रेफ़रेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और हरियाणा में जो है काफ़ी लार्ज डॉटर डेफ़िसिट भी है। राइट? तो ये इन्होंने यहाँ पे बात किया है। इन द प्रोसेस द ऑथर ड्रॉज अटेंशन टू द कंट्रीब्यूशन दैट द मैरिड डॉटर्स मेक टू देयर नेटल फैमिलीज। अपनी जो जो मायका होता है बेसिकली, वहां पे मैरिड डॉटर्स का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बात किया है। क्योंकि अगर जो क्योंकि हरियाणा की सोसाइटी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो वीमेन है स्पेशली वो अपने हस्बैंड के घर पे शिफ्ट हो जाती हैं शादी के बाद। सिग्निफिकेंटली द एनालिसिस इज एम्बेडेड इन द पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या कहता है, देखिए पॉलिटिकल इकोनॉमी फ्रेमवर्क ये कहता है कि भाई जब बच्चे पैदा किए जाते हैं पेरेंट्स के द्वारा, दे आर नॉट एक्चुअली बोर्न आउट ऑफ लव और आउट ऑफ इमोशनल रीजन। देखिए बच्चे पैदा करने का रीजन होता है, ये भी नो डाउट, लेकिन एक और रीजन होता है। बच्चा पैदा करना बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट मानी जाती है कुछ सोसाइटीज में, ताकि फ्यूचर में सिक्योरिटी मिल सके, फ्यूचर में उनका टेक केयर हो सके और लीनिएज को आगे बढ़ाया जा सके। पेरेंट्स बच्चे के ऊपर बच्चा पैदा करते हैं ना, अरे बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, है ना? बुढ़ापे में हमारा हमारा टेक केयर करेगा। वो भी बच्चा पैदा करने का रीज़न होता है। सिर्फ़ ये नहीं कि प्यार-मोहब्बत, नो, वो तो है ही, लेकिन वो वाला रीज़न भी है। और इसके लिए सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भैया हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि मेरा बेटा होगा तो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा? क्योंकि बुढ़ापे में सेवा करने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं अल्टरनेटिव। देयर इज अब्सेंस ऑफ यूनिवर्सल पेंशन और द सोशल वेलफेयर। अब मान के चलिए अगर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर बुढ़ापे में इंश्योर कर दिया जाए बुजुर्गों को कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपकी टेक केयर करेंगे, आपका मेडिकल हम टेक केयर करेंगे, आपका फूड हम टेक केयर करेंगे, आपका शेल्टर हम लोग टेक केयर करेंगे, तो अपने आप खुद ब खुद ही मेल प्रेफरेंस कम हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे ही तो होता है। इन द वेस्ट द वेलफेयर ऑफ द एल्डरली इज गारंटीड थ्रू वेल फंडेड पेंशन एंड द सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। इसीलिए वहां पे मेल प्रेफरेंस है ही नहीं।
वो सन को और डॉटर को इक्वली ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनको पता है बुढ़ापे में हम लोगों को इसके ऊपर डिपेंड रहना ही नहीं पड़ेगा, हम लोग खुद सर्वाइव कर सकते हैं, हमारा स्टेट हमें हेल्प कर रहा है। लेकिन स्टेट हेल्प क्यों कर रहा है? उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इंडिया में 90% जो वर्क फोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ओनली 10% जो फोर्स है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। और आपको ये पता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी तरह का पेंशन या सोशल सिक्योरिटी वगैरह आपको नहीं दिया जाता। तो हमारे यहाँ पे या तो जो पब्लिक सेक्टर में है या जो थोड़े बहुत प्राइवेट सेक्टर में है उनके पास ही पेंशन वगैरह है बुढ़ापे की, बाकी के पास तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, तो बुजुर्गों को किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है? अपने पुत्र के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो दे एंड अप रिलाइंग ऑन द फैमिली एंड देयर ओन लेबर। तो बुजुर्ग क्या करते हैं, या तो बेचारे थोड़ा बहुत काम खुद करते हैं या फिर अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो सन की प्रेफरेंस जो है अपने आप ही बढ़ जाती है। अ सन contributes economically even after marriage. It is by the bringing a daughter-in-law that he ensures the care of the old parents, especially when they grow old. देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सन तो टेक केयर करता ही है इकोनॉमिकली, लेकिन जो डॉटर इन लॉ होती है, जो बहू आती है बेटे की, वो पेरेंट्स की टेक केयर करती है आफ्टर मैरिज, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं। और हमारे यहाँ पे जो अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं यहीं से देखा गया है। अरेंज मैरिज वाले में क्या होता है, ऐसी बहू ढूंढी जाती है जो कि सबमिसिव होती है मोस्टली लोगों के द्वारा, जो उनकी सेवा करे। ऐसी बहू कोई नहीं देखता जो सेवा ना करे, जो उनसे दूर रहे, अपना काम करे। तो ये भी हमारी सोसाइटी में साथ के साथ चीजें चलती हैं। तो जेंडर इक्वालिटी जो है इससे काफी ज्यादा इंपैक्ट होती है नेगेटिवली, और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बढ़ जाता है, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन के केसेस बढ़ जाते हैं। सिंस अ मैरिड डॉटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर हर नेटल फैमिली, नॉट ओनली इन शी वैल्यूड लेस बट इट इज लाइकली दैट हर कंट्रीब्यूशंस आर आल्सो इनविजिलाइज्ड। जो जो बाप का घर होता है, जो पेरेंट्स का घर होता है, क्योंकि वहां पे डॉटर कोई कंट्रीब्यूशन तो करेगी नहीं, पराया धन वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे आता है। तो इसी वजह से ना तो उसके एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और ना ही उसकी प्रेफरेंस होती है, क्योंकि उसको तो दूसरे घर चला जाना है। ये भी यहाँ पे बड़ी बात है ना? देखिए क्या कहता है, सन्स में नॉट ऑलवेज केयर फॉर देयर पेरेंट्स आउट ऑफ द सेंस ऑफ द ड्यूटी, बट हाँ, अब ये कहता है कि जो बेटे होते हैं भैया, क्या वो पेरेंट्स की टेक केयर करेंगे लिए? ये भी जरूरी नहीं है, बहुत सारे बेटे होते हैं टेक केयर करते ही नहीं है। हाँ, इनका ये कहना है कि जो बेटे होते हैं जो टेक केयर करते हैं अपने पेरेंट्स की, वो सिर्फ इसलिए नहीं करते उसके पेरेंट्स हैं, उसके पीछे और भी रीजंस होते हैं। और देखिए सब जगह अप्लाई नहीं होती हर चीजें। कुछ बेटे अपनी माँ बाप की सेवा इसलिए भी करते हैं क्योंकि वहां से उनको कुछ बेनिफिट नजर आते हैं, या तो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन की टेक केयर करते हैं, पोता पोती होते हैं उनकी सेवा कर उनकी उनके साथ खेलते हैं। इनहेरिटेंस जो जमीन वगैरह होती है थोड़ी बहुत वो ट्रांसफर होती है, ये भी एक रीजन माना जाता है। तो ये सारे रीजन मिला के बेसिकली एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे तैयार किया गया स्टडी में, जो इन्होंने यहाँ पे बात कही है कि बेटे की प्रेफरेंस जो है वो ज्यादा दी जाती है। 85% जो एल्डरली हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन है वो अपने बच्चों के साथ ही रहते हैं। एल्डरली वुमन देन मोर एल्डरली वुमन देन मैन लिव अलोन। ठीक है, मैन के कंपैरिजन में ज्यादा जो एल्डरली वुमन है वो अकेली रहती हैं। विद 80% ऑफ द यंग पेरेंट्स एक्सपेक्टिंग टू बी सपोर्टेड बाय देयर सन व्हेन दे गेट ओल्ड। अब यंग लोगों से पूछा गया सर्वे में कि भैया आपका क्या मानना है, उनमें से 80% लोगों ने यही कहा, जो यंग हैं अभी, कि जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे बेटे हमारी सेवा करें। तो ये बेसिकली जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है। 50% लोग तो जो है वो जॉइंट फैमिली में ही रह रहे हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ। तो वो ये जो सपोर्ट सिस्टम है वहां पे भी काम करता है। डॉटर इन लोग का इनका ये कहना है कि ज्यादातर सोशली और इमोशनली सपोर्ट करती हैं। ये इन्होंने जो है दो तीन चीजें यहाँ पे कही हैं। तो ये सोसाइटी में एक नॉर्मल सी कॉन्सेप्ट ये आ गया है कि भैया जो डॉटर है वो इमोशनली सपोर्ट करेंगी, जो सन होते हैं वो इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है हमेशा। कई केस में ऐसा देखा गया है कि जो डॉटर होती हैं वो जब फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं, पेरेंट छुपाते हैं कि हमारी सपोर्ट हमारा बेटा कर रहा है, बेटी नहीं कर रही है। ये भी यहाँ पे सर्वे के अंदर बात कही गई है। देखिए, डू डॉटर्स कंट्रीब्यूट? द सर्वे कंपेयर्ड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सपोर्ट वर्सेस एक्सपीरियंस। एक्सपेक्टेशन क्या है? बेटा सेवा करेगा। एक्सपीरियंस क्या है? अलग है। 50% एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम देयर डॉटर्स। सिर्फ 15% लोगों ने अपनी पुत्रियों से सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन करी थी, लेकिन रियलिटी कुछ और ज्यादा है। 31% डॉटर अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियली हेल्प करती हैं।
एक्सपेक्टेशन कितनी है 15%, रियलिटी कितनी है 31%। और बेटे को केस में ये उल्टा है, समझ रहे हो? कहता है अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन एक्सपेक्ट टू रिलाई ऑन देयर सेविंग्स एसेट इन द ओल्ड एज। ज्यादातर जो लोग हैं बेचारे वो तो अपनी ही सेविंग वगैरह के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो बेटे के ऊपर भी नहीं करते हैं, बेटे के ऊपर भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि हमारी बेटा हमारी सेवा करेगा। और जिन फैमिलीज में बेसिकली सर्वे किया गया है वो ज्यादातर इनकम कितनी थी उनकी 1.3 लाख पर ईयर, जो कि हरियाणा की एवरेज जो 2.5 उससे काफी कम है। यानी कि पुअर फैमिलीज में भी ये कॉन्सेप्ट आपको नजर आता है, पुअर फैमिलीज में भी। और अभी देखिए हरियाणा का जो गवर्नमेंट का ओल्ड एज जो सम्मान अलाउंस है वो कितना है, 2,000 रुपए पर महीना है। अभी ये और भी बढ़ गया है, इट इज अराउंड 2,700 रुपीज, जो 60 प्लस को दिया जाता है। इसकी वजह से जो मेल सन के ऊपर डिपेंडेंसी थी वो थोड़ी कम हुई है हरियाणा में, जैसा इन्होंने कहा है, खासकर जो लो इनकम फैमिलीज हैं। तो अगर इनका बेसिकली यही कहना है कि जब बुढ़ापे में अगर सरकार की तरफ से पेंशन अगर दिया जाएगा, मेडिकल सुविधाएं अगर दी जाएंगी, तो उनको सन के ऊपर या फिर डॉक्टर के ऊपर, दोनों के ऊपर ही डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। इवन जब नेचुरल शॉक होता है, यानी कि जो अगर बहुत ज्यादा कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाती है, तो 77% केस में पेरेंट्स खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट है बेचारे, ना बेटे के ऊपर ना डॉक्टर के ऊपर, डिपेंड ही नहीं है। हेल्थ शॉक वाले केस में सिर्फ 11% केस में सन, सॉरी 8% केस में सन, और 11% केस में जो है डॉक्टर उनकी हेल्प करती हैं इमरजेंसी वाली सिचुएशन में। तो ये कुछ कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे कही हैं। कुछ चीजें को थोड़ी आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे लग सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो पूरा कंक्लूजन है वो यही है कि सन्स की प्रेफरेंस वो है ज्यादा है, बिकॉज बुढ़ापे में जो है वो सेवा करते हैं। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे डेफिनेटली हो सकता है। और ये अलग अलग जो इनकम ग्रुप्स हैं उनकी भी इन्होंने यहाँ पे बात की है। यूजली जो ये सर्वे किया गया है लो इनकम फैमिलीज में किया गया है, हाई इनकम फैमिलीज में हो सकता है इससे थोड़ा अलग हो। ठीक है, तो वो सर्वे बेसिकली जितनी हम लोगों ने बात किया है वही है। हाँ, लेकिन यस ये रियलिटी है कैसा होता है। और हरियाणा में तो डेफिनेटली है, आप पंजाब में जाओगे वहां पे भी मिलेगा, यूपी में जाओ आपको यहाँ पे भी मिलेगा, बिहार में जाओ वहां पे थोड़ा सा कम रहेगा। खासकर जो लो इनकम फैमिलीज होती हैं वहाँ पे सन की प्रेफरेंस उतनी नहीं होती है जितनी हाई फैमिलीज में होती है। ये टॉपिक हम लोगों ने एक अलग किया था, दूसरे सर्वे में किया था। खैर कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, सोशल स्टडीज का टॉपिक है, तो इसमें अलग अलग सर्वेज के अंदर अलग अलग फाइंडिंग हो सकती है। तो एक सर्वे की फाइंडिंग फाइनली मत मानिए, अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि यस सन की प्रेफरेंस डेफिनेटली होती है, और जो कि सोसाइटी में एक अनफॉर्चुनेट सी चीज है ना। चलिए, ये कुछ कुछ पॉइंट जो है मैंने उसी से निकाल के आपके हमें डाल दिए हैं। अंटार्कटिक सी आइस कवर हिट्स मैनी रिकॉर्ड लॉस। ये बताने की वैसे जरूरत नहीं है, हम सबको पता है कि भाई अंटार्कटिका की बर्फ जो है पिघल रही है। जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो कहाँ पे नजर आता है, वो पोल्स पे ही नजर आता है, चाहे वो आर्कटिक हो चाहे अंटार्कटिका हो। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 1981 से लेकर 2010 के बीच का रिकॉर्ड है। ये जो आपको हल्की सी जो येलो ब्राउन स्काई कलर की जो लाइन नजर आ रही है, ये वाली, ये जो आइस कवर है, ये 1981 के अंदर हुआ करता था, आज है। और ये 2010 की अगर बात करें, ये अब तो 2023 चल रहा है, तो ये और भी कम हो गया होगा। ये जो व्हाइट कलर की आपको जो लाइन नजर आ रही है, ये है 2010 का। इसका मतलब ये वाला जो एरिया है इनके बीच वाला, ये आइस हम लोगों ने लॉस कर दिया है अंटार्कटिका से, क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है। मेल्ट क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, right? The extent of the sea ice in the Antarctica fell to the lowest level ever recorded। सबसे कम जो है वो पाई गई है। अंटार्कटिका समर की हम लोग बात करते हैं, देखिए वैसे भी समर में बर्फ तो पिघलेगी ही ना, लेकिन समर में बर्फ जितनी पहले पिघला करती थी, मेल्ट होती थी, अभी उससे ज्यादा हो रही है। अंटार्कटिका की समर की हम लोग बात करें तो अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में वहां पे समर चलता है। ठीक है, क्योंकि आप देखें जब हमारे यहाँ पे समर चलता है तो वहाँ पे विंटर चलता है। जब हमारे यहाँ पे विंटर होता है इस समय, तो वहाँ पे समर होता है, तो बर्फ तो पिघल ही जाती है। बर्फ जब पिघल जाती है तो क्या होता है, सी लेवल राइज होता है, नो डाउट, जिसकी वजह से जो कोस्टल सिटीज होती हैं उनका थ्रेट होता है, वो डूब जाती हैं, सबमर्ज हो जाती हैं। ठीक है, मैंग्रोव्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो कोस्टल एरिया का जो फ्रेश वाटर होता है वो सलाइन हो जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वगैरह कम हो जाती है। नासा ने भी ये कहा है दैट मेल्ट वाटर फ्रॉम अंटार्कटिका ice account for one third of the global average rise in the sea level since 1993। वन थर्ड जो राइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अंटार्कटिका का आइस का मेल्ट होना है, और ये बहुत ड्रास्टिक हो रहा है। और इससे सिर्फ और सिर्फ सी लेवल राइज ही नहीं हो रहा है, बल्कि वर्ल्ड ओवर जो वाटर फ्लो का पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। आइस ओशन करंट्स वगैरह आपने पढ़े होंगे, वो पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाता है, एल नीनो ला नीना जितने भी करंट्स वगैरह हैं, पैटर्न पूरा चेंज हो जाता है। ये भी यहाँ पे बड़ी बात है। द सदर्न ओशियन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द इंटर आईपीसीसी ने क्या कहा है, जब
अंटार्कटिका का आइस मेल्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर ऑफ हीट, वो भी डिस्टर्ब यहाँ पे हो रहा है। देखिए हमारे ओशियन और एटमॉस्फेयर के बीच में हीट लगातार ट्रांसफर होती रहती है। इवेपोरेशन होता है, हीट ट्रांसफर होती है, कंडेंसेशन होता है, रेनफॉल होता है, इन सारी चीजों से हीट ट्रांसफर होता है। लेकिन जब बर्फ मेल्ट हो जाती है तो ये जो हीट ट्रांसफर का पूरा कॉन्सेप्ट है डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोल्ड फ्रेश वाटर का जो फ्लो है वो पूरा चेंज हो जाता है, और जिसकी वजह से होती है डिसरप्शन। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है। एक 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 छोटा सा एक 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 ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है क्रिल। इसकी पिक्चर यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये देखिए क्रिल है, ये है क्रिल। क्रिल जो है वो ओशन बॉटम से सरफेस की तरफ आता है, और जब ये सरफेस की तरफ आता है तो हमारे जो फिश होती हैं वो इसको खाती हैं, और इसके ऊपर डिपेंड करती हैं हमारी खासकर वेल्स वगैरह, ठीक है, और सारे हर कोई खाता है इसको। अब दिक्कत क्या है, जब ओशन वाटर मेल्ट हो रहा है तो ये जो क्रिल है, वो क्रिल जो है अभी सरफेस पे सरवाइव नहीं कर रही है, बल्कि वो सी आइस के ऊपर सरवाइव कर रही है। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये जो रिडक्शन हो रहा है क्रिल का, जिसकी वजह से फूड सप्लाई कम हो गई है ओशियंस के अंदर, और ये हमारे जो अंटार्कटिका का फूड चेन है उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि वेल सील्स वगैरह वहां पे मर रही हैं बिकॉज उनके पास खाने के लिए फूड ही नहीं है, क्योंकि ये जो डीप वाटर सर्कुलेशन है, न्यूट्रिएंट फ्लो, वो डिस्टर्ब हो गया है बिकॉज ऑफ दिस। तो अंटार्कटिका का इम्पैक्ट सिर्फ अंटार्कटिका पे ही नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरे ग्लोब के अंदर पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो, देखिए ये वाला जो एरिया है, फ्लिचर-रोनी आइस बैरियर है, यहाँ पे जो है रोस बैरियर है। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है वो ग्लेशियर माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया के भी कई तरह के स्टेशंस हैं, हमारे यहाँ पे 2 स्टेशन है बेसिकली हमारे वहाँ पे। और इन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है आइस अल्बिडो फीडबैक साइकिल। अल्बिडो क्या होता है? अल्बिडो होता है जब सनलाइट किसी भी सरफेस से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे हम लोग अल्बिडो कहते हैं। आइस जो हमारी होती है इसका अल्बिडो 90% के आसपास होता है, मतलब जो सनलाइट इससे टकराएगी वो 90% जो है वो चली जाएगी ऊपर, और 10% जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब अगर आइस मेल्ट हो जाएगा, आइस मेल्ट हो जाएगा तो हो सक तो अल्बिडो भी कम हो जाएगा, है ना। अब वो क्या करेगा, 70% को रिफ्लेक्ट करेगा, 30% को एब्जॉर्ब करेगा। 30% को एब्जॉर्ब करेगा तो फर्दर हीट इंक्रीज होगी, फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है। ज्यादा टेम्परेचर से आइस मेल्ट होगा, आइस मेल्ट होगा तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी, इसे कहते हैं आइस अल्बिडो फीडबैक साइकिल, जो कि अंटार्कटिका के अंदर बहुत एक्टिवली काम कर रहा है इस टाइम पे। इन 2023 अप्रैल टेम्परेचर इन द रीजन वाज 0.93 हायर देन द 1910 टू 2000। देख रहे हो कितना ज्यादा टेम्परेचर राइज हो गया वहां पे। और यार आइस बहुत सेंसिटिव चीज होती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव। अब ये मान के चलिए 0 डिग्री पे वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, 0.2 डिग्री पे वो मेल्ट हो जाता है। तो हल्का सा 0.1 डिग्री का डिफरेंस भी काफी होता है उसको मेल्ट करने के लिए। तो ये थोड़ी सी चीज इसके अंदर बताई गई हैं। और यहाँ पे एक प्रीलिम्स के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, और एक मेंस वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। डिस्कस हाउ द अंटार्कटिका रीजन इज सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया। एनालाइज द रोल दैट इंडियन अंटार्कटिका बिल, ये हम लोगों ने भी पास किया था लास्ट ईयर 2022, कैन प्ले इन प्रोटेक्टिंग द अंटार्कटिक एनवायरमेंट एंड द रेगुलेटिंग। क्योंकि आर्कटिक को लेके ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, व्हाई इंडिया इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन द आर्कटिक। तो यहाँ से तो शायद क्वेश्चन अभी नहीं आएगा, अंटार्कटिका से डेफिनेटली हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता है। अंटार्कटिका बिल हम लोगों ने लास्ट ईयर पास किया था, उसके बारे में मैंने आपका पूरा कंटेंट दिया हुआ है अंटार्कटिका बिल को लेके, थोड़ा सा आप इसको देख सकते हो। और कुछ हमारे जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और एक प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट सेक्शन में मुझे सोल्व करके बताएं। चलिए जी, की हाइलाइट्स अबाउट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में थोड़ी बहुत बातें, हमारे जैसे वहाँ पे 2 प्रोग्राम है बेसिकली, मैत्री और भारती। मैत्री जो है 1989, और भारती जो है 2012 के अंदर। ऐसे ही हमारा एक हिमाद्री है जो आर्कटिक के अंदर है, आर्कटिक के अंदर, ठीक है। और ये 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो बेसिक बेसिक सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आप खुद भी पढ़ सकते हो। चलिए जी, तो ये अपना हो गया है। उसके अलावा जो एक चीज जो आपको मुझे बतानी थी, जो ये वाला पोर्शन जो है, ये डिमांड विल पिक अप स्पर केपेक्स एज द इन्फ्लेशन रिसीड्स। हालांकि ये पुराना टॉपिक है, लेकिन फिर भी थोड़ा इसको देख लेते हैं। केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि जब सरकार इन्वेस्टमेंट करना शुरू करती है अलग अलग चीजों में, जैसे पोर्ट्स बनाना है, सड़कें बनानी है, कुछ ना कुछ करना है, तो वो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है एक लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर होता है, जो कि जॉब्स क्रिएट करता है और ये फर्दर इनकम जनरेट करता है, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो डिमांड विल पिक अप स्पर कैपेक्स एज इन्फ्लेशन रिसीड, क्योंकि इन्फ्लेशन इंडिया में इस समय थोड़ी कम हो गई है, ठीक है।
प्राइसेस जो हैं वो ठीक-ठाक हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार को अभी क्या करेगी कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज़ करते हैं, तो जॉब्स क्रिएट होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है और लोगों को काम-धंधा मिलता है। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो उनकी सैलरी इंक्रीज़ होती है। सैलरी इंक्रीज़ होती है, तो उनके पास जो पैसा होता है, वो बढ़ जाता है। फिर से डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो बेसिकली पूरी चीज़ें चलती रहती हैं। एक साइकिल है। अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी, यस, तो कम जॉब्स होंगी। कम जॉब्स होंगी तो लोगों की सैलरी कम होगी। सैलरी कम होगी तो डिमांड कम होगी। डिमांड अगर कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगा। यस, अब इसका पॉजिटिव भी बिल्कुल सही ऐसे ही काम करता है। अगर मार्केट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, तो जॉब्स क्रिएट होंगी। जॉब्स क्रिएट होंगी तो लोगों की सैलरी बढ़ेगी। सैलरी बढ़ेगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा। तो ये बेसिकली पूरी चीज़ें चलती रहती हैं और आरबीआई जो है वो इनको आपस में बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो डिमांड इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन कम हो गई है और डिमांड अगर नहीं है, तो प्रोडक्शन भी नहीं होगी। तो अब सरकार चाहती है कि हम लोग डिमांड को थोड़ा-सा पिकअप करें और डिमांड को पिकअप करने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करना। तो सरकार बेसिकली फ्यूचर में वही करने वाली है। तो ये सब चलता रहता है, एक बैलेंस बना के रखा जाता है। ठीक है? चलो। तो इसके अलावा एक छोटी-सी अनाउंसमेंट यहाँ पे और है। करंट अफ़ेयर का प्रोग्राम हम लोगों ने ऑफ कोर्स हम लोग पहले से शुरू किया हुआ था, तो ये नया प्रोग्राम नहीं है, आपको पहले से इसके बारे में पता भी है। हर सैटरडे को आपकी 3 से 4 घंटे की क्लास होती है करंट अफ़ेयर्स की, ठीक है? लगभग 3 सवा 3 घंटे तक वो क्लास चलती है। मैं ही उस क्लास को लेता हूँ और पूरे वीक का करंट अफ़ेयर जो है आपको उसमें रिवाइज़ करवा दिया जाता है, पूरे वीक का। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। वीकली मैगज़ीन आपको दी जाती है यहाँ पे और ये अभी हम लोगों ने सबके लिए ओपन किया हुआ है। आप इसको डेफ़िनेटली जॉइन कर सकते हो मेरे साथ। तो प्रीलिम्स और मेंस में सिर्फ़ द हिंदू ही नहीं बल्कि इंडियन एक्सप्रेस और दूसरी मैगज़ीन से भी हम लोग बढ़िया कंटेंट आपके लिए यहाँ पे लेके आते हैं। तो वीकली लाइव क्लासेज़ आपकी रहती हैं यहाँ पे, ठीक है? नोट्स आपको प्रोवाइड होते हैं। मंथली करंट अफ़ेयर मैगज़ीन आपको यहाँ पे दिया जाता है। वीकली करंट अफ़ेयर मैगज़ीन आपको यहाँ पे दिया जाता है और ये कोर्स जो है 2024 के मेंस तक चलेगा। तो 365 डेज़ से ज़्यादा ये कोर्स चलने वाला है और आप इसको डेफ़िनिटली जॉइन कर सकते हो। आप ये कोड को आराम से यहाँ पे स्कैन कर सकते हो। SC1000 सितेंद्र चौधरी 1000 ये कोड आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस पूरी जर्नी में। करंट अफ़ेयर हम लोग बड़े अच्छे से कवर करते हैं और इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव बहुत सस्ता-सा है। आप जाके देखोगे, कर लोगे। मतलब फाइनेंशियली बर्डन आपके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। 1 दिन का आप ये मान के चलिए 10 से 11 रुपए आपको पड़ने वाला है। तो एक चाय से भी कम रेट में जो आपका करंट अफ़ेयर पूरा तैयार हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ एंड करते हैं आज के सेशन को। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।